प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ सियासत का पासीरो, मियाँ शहबाज शरीफ एक दफ़ो ॿीहर वज़ीर आज़म पाकिस्तान थींदो। तख़्त पंजाब ते पहिरियों भेरो का औरत बाजमान थींदी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग मुतहदा ऐं बाप गॾिजी वफ़ाक़ी हुकूमत ठाहींदियूं। मौलाना फज़ल रहमान अपोज़िशन में वेहण जो फ़ैसिलो कयो आहे। ॿिए पासे तहरीक इंसाफ़ खे अॼु हिकिड़ो वॾो झटको लॻो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं तहरीक इंसाफ़ इहो ऐलान कयो हो त पंजाब ऐं वफ़ाक़ में MWM सां ऐं KPK में हू जमात इस्लामी सां गॾु वेहंदा, पर अॼु जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ़ सां सहकार खां ख़ुदि जवाबु ॾेई छॾियो आहे। ॿिए पासे तहरीक इंसाफ़ जो वज़ीर आला जो नामज़द थियल उम्मीदवार ते पिणु पार्टी जे अंदरि ऐं ॿाहिरां एतिराज़ पिया थियनि। तहरीक प्रोग्राम जे निसिब सां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त वफ़ाक़ पंजाब ऐं KPK में के नामज़दगियूं त आयूं वज़ीर आज़म ऐं वॾी वज़ारत लाइ, पर इन्हनि खे चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा, उन्हनि खे सियासी महाज़ ते कहिड़ा चैलेंज हूंदा, मुआशी महाज़ ते कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा ऐं इंटरनल जेके चैलेंजिस आहिनि उन्हनि खे उहो मुंहुं कीअं ॾेई सघंदा। प्रोग्राम जे इन सिम असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे गौस नियाज़ी साहब, पाण मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, अॻूणा सेनेटर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो ज्ञानचंद साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा सेनेटर आहिनि, पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो सलमान आबिद साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजज़िया निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। ऐं असांखे पेशावर मां जॉइन कंदो तारिक वहीद साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि। तारिक वहीद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये जमात इस्लामी के साथ कल ज़ाहिर है PTI की एक बातचीत हुई होगी, उसके बाद ही PTI ने फैसला किया होगा, लेकिन आज जमात इस्लामी ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है। क्या असबाब हैं, सबब क्या है कि जमात इस्लामी ने आखिर क्यों PTI के साथ, अगर PTI के साथ वो बैठती तो हुकूमत बनाने वाली पोजीशन में थी, ज़ाहिर है उसको भी बेनिफिशरी वो हो सकती थी, लेकिन ये उसने फ़ायदा नहीं लिया और मुकम्मल तौर पे इनकार किया है। सबब क्या है सर इसके? शुक्रिया असद साहब। जहाँ तक जमात इस्लामी और PTI के दरमियान जो नेक्सस बन रहा था वो तो मेरे ख्याल में बनने से पहले ही टूट गया है। लेकिन इस हवाले से जितनी भी हमारी बात हुई कि कल जब रूह साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बात बताई गई कि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया जाएगा और उसका प्लान यही था कि उनके तमाम आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं वो जमात इस्लामी में शमूलियत करेंगे। लेकिन उसके तकरीबन 1 घंटे बाद ही खैबर पख्तूनख्वा के जो जमात इस्लामी के जो सूबाई अमीर है प्रोफेसर इब्राहिम साहब, उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ कि इस हवाले से उनके साथ कोई रब्ता नहीं किया गया और ना इस तरह का कोई प्लान है। बगैर हमसे मशावरत, हमसे राय लिए बगैर इस तरह जमात इस्लामी को मेंशन करना इत्तेहाद के लिए ये मुनासिब नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने खफगी का इजहार किया था। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इस मामले पर जितने भी राब्ते हुए हैं वो थर्ड या सेकंड या थर्ड टेयर के जो क़यादत थी जमात इस्लामी की और PTI के, उनके दरमियान ये बातचीत हुई थी, राब्ते हुए थे, लेकिन आला क़यादत की सतह पर इस तरह कोई मुफाहमत नहीं हुई थी, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या किसी हद तक सूबाई लेवल पर जो जिम्मेदारान है जमात इस्लामी और PTI के, उनके दरमियान राब्ता हुआ था, लेकिन मेच्योरिटी इस इत्तेहाद में नहीं आई थी। यही वजह थी कि ये इत्तेहाद बनने से पहले ही टूट गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस इत्तेहाद की ज़रूरत इसलिए भी अब PTI को नहीं रही है कि जमात इस्लामी को जो 2 नशिस्तें गैर हतमी नताइज में मिली थी बाजौड़ में सूबाई, वो भी कल जो रीटोटलिंग हुई, काउंटिंग हुई, उसमें वो नशिस्तें भी जमात इस्लामी के हाथ से निकल गई है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जमात इस्लामी को भी नुमाइंदगी हासिल नहीं है। दूसरी तरफ जो अभी आईनी नुक्ता सामने आ रहा है कि PTI अगर ये सब कुछ कर रही थी तो इसलिए कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं अक़लियतों की और ख़वातीन के, उसको रिकवर कर सके। लेकिन आईनी बहरान या मसला उनको यही आ रहा है कि अगर PTI के तमाम आज़ाद अरकान खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी में शमूलियत कर भी ले, तब भी वो मखसूस नशिस्तें हासिल नहीं कर सकेंगे। ये इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है। तो मेरे ख्याल में ये इत्तेहाद जो होना था कुछ दो की बुनियाद पर, वो बनने से पहले ही टूट गया है। तो तारिक साहब, आप कह रहे हैं कि जल्दी की गई है, मतलब पहले अंडरस्टैंडिंग ही मुकम्मल नहीं हुई, बातचीत का भी सिलसिला शुरू ही था तो ऐलान पहले हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब ये ख्वाहिश थी क्योंकि जो अगर हम माजी में जाए तो 2013 में जब खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत आई थी तो जमात इस्लामी इस हुकूमत में उनके पार्टनर रही थी, इत्तेहादी रही थी। कुछ अर्सा तक, कोई साल 1.5 साल तक, बल्कि 2 साल तक इनकी हुकूमत भी चली थी। सरल हक साहब उसमें वजीर खजाना रहे थे, तो एक तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन बाद में इंतजामी उमूर पर इख्तिलाफात पैदा हुए थे। तो हम अगर रिवायती तौर पर देखें तो इनका फित्री इत्तेहाद बनता था
اور یہ میرے خیال میں ان کے جو جماعت اسلامی کے حلقوں میں اور خصوصی طور پر جو پی ٹی آئی کے حلقوں میں ایک خواہش تھی ان کی کہ ابھی اس میں ایک سیف سائڈ پہ نکلنے کے لیے کوئی مورچہ تلاش کرنے کے لیے ان کو جماعت اسلامی سے میرے خیال میں بہتر کوئی جماعت نہیں مل رہی تھی. لیکن ابھی جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں جی کہ ایک تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جس مقصد کے لیے پی ٹی آئی کے آزاد اراکین جی جماعت اسلامی کو آپٹ کر رہے تھے، اس میں شمولیت کا پلان بنا رہے تھے، اس کا فائدہ سچ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا ہے. دوسری طرف جماعت اسلامی کے جو اکابرین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے کہ ہماری بھی خواہش ہے، لیکن چونکہ بڑی تعداد میں جب پی ٹی آئی کے اراکین جماعت اسلامی میں شامل ہوں گے جی. تو ان کی جماعت کی جو شناخت ہے، جو انفرادیت ہے، وہ اس کو خطرہ لاحق تھا. تو اس پر بھی جو جماعت اسلامی کے قائدین تھے وہ کچھ زیادہ رضامند نہیں تھے. تو دونوں طرف سے جو ہے ٹھیک. کچھ کمزوریاں تھی، کوتاہیاں تھی، یا دل سے یہ اتحاد خواہش تو تھی لیکن گراؤنڈ پر وہ اس طرح پنپ نہیں سکی. اچھا طارق صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب جماعت اسلامی نے انکار کر دیا ہے تو لوکلی پی ٹی آئی کے پاس پھر کیا آپشنز بچتے ہیں؟ کون سی ایسی پارٹیاں ہیں یا ایسے گروپ ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوں جن کے ساتھ وہ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں ان کے نام سے؟ دیکھیے، جو پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے پارٹی قائدین کو وہ یہی ہے کہ آپ نے صرف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ نہیں چلنا ہے، باقی سی جماعت کا نام نہیں لیا ہے. اس لائن پہ اگر آیا جائے تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ساتھ آپشنز جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا بھی ہے. اور ابھی جو کچھ لمحے قبل مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس جی کانفرنس کی، ان سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کوئی زیادہ سخت رد عمل نہیں دیا، کچھ سافٹ انداز میں انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ان کے جسموں سے اختلاف نہیں ہے، ان کے سروں سے اختلاف ہے. جی تو یہ ایک سافٹ میسج دیا گیا. تو یہ آپشن بھی ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہی ساتھ جو نیشنلسٹ جماعت عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، آفتاب شیرپا صاحب کی پارٹی ہے، قومی وطن پارٹی کا آپشن بھی موجود ہے. آپشنز بہت ہیں لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیناریو میں جی جتنی اکثریت خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کو ملی ہے، ان کے آزاد اراکین کو ملی ہے، ابھی 113 کے ایوان میں پی ٹی آئی کے جتنے حمایت یافتہ آزاد اراکین ہیں ان کی تعداد کوئی 87 بنتی ہے، جی 87 کے جی قریب بنتی ہے. جی تو اگر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں بھی ملتی خواتین کی اور اقلیتوں کی، تب بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمپل میجورٹی آلریڈی وہ ان کے پاس ہے، اس کے بغیر بھی ہے. اگر باقی جماعتوں کو مخصوص نشستیں 4-5 مل بھی جائیں تب بھی پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن ان قوانین کے مطابق جو انہوں نے بار بار اس کا اعادہ کیا ہے کہ کوئی آزاد گروپ اپنا وزیر اعظم بھی بنا سکتی ہے. تو اس آپشن کے بعد میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی جماعت میں اپنی شناخت تلاش کرنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے. آزاد اراکین کے طور پر بھی وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتی ہے. تو طارق صاحب، آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک تو مولانا جے وائی شیروانی گروپ جو ہے انہوں نے آفر کی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس آفر کو کنسیڈر کرے گی؟ میرا نہیں خیال کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ اگر مخصوص نشستوں کی ضرورت پڑتی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین کو، تب وہ ضرور جس آپشن پہ جاتے، کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتے. لیکن ابھی جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کو کوئی اس طرح ضرورت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ قانونی طور پر اگر کسی جماعت میں بھی اگر شیرانی گروپ میں شامل ہوتے تو قانونی طور پر ریکارڈ میں پھر وہ شیرانی گروپ کا حصہ ہوں گے، اسمبلی کے ریکارڈ میں وہ شیرانی گروپ کا حصہ بنیں گے. تو اس طرح سے ایک پارٹی کے اندر کچھ مبہم سی صورتحال پیدا ہوگی، شناخت کے مسائل پیش آئیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ایک سیکنڈ آپشن کے طور پر لے رہے کہ اگر ناگزیر ہو گیا کسی موقع پر ان کو کسی جماعت میں پناہ لینے کی ضرورت پڑی، شناخت کی ضرورت پڑی، مخصوص نشستوں کی ضرورت پڑی، تب وہ سیکنڈ آپشن کے طور پر شیرانی گروپ جو ان کا اتحادی رہا ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں، یا کسی اور جماعت جس طرح میں نے آپ کو گنوائی ہے کہ ٹھیک. قومی وطن پارٹی بھی ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، جمعیت علماء اسلام کا آپشن بھی کھلا ہوا ہے، اس کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا طارق صاحب، اب اس پہ بھی ذرا بات کیجیے گا کہ یہ جو اطلاعات آ رہے ہیں کہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اطلاعات میڈیا مین اسٹریم میڈیا میں بھی اب زیر بحث ہو رہی ہیں کہ جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے سی ایم کی نامزد امیدوار ہیں علی امین گنڈاپور، وہاں علی امین گنڈاپور جی وہاں سے لوکلی جو ہیں اور پارٹی کے اندر بھی اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے اور لوکلی اس فیصلے کو درست نہیں سمجھا جا رہا، اور پی ٹی آئی بانی کو یہ میسج جا رہے ہیں کہ آپ اس پہ ذرا نظر ثانی کریں. کیا ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ 3 گروپس ہیں، 2 گروپ جو ہے وہ بالکل پسند نہیں کر رہے علی امین گنڈاپور کی نامزدگی؟
जो इतलात आपको कराची में पहुंची है वो किसी हद तक दुरुस्त है, अच्छा। लेकिन ये इख्तिलाफात या इख्तिलाफ राय जो है ये एक तरफा ही है, और ये पार्टी की हद तक ही मौजूद है, इसका बरमला इजहार नहीं किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर की शख्सियत के हवाले से मुख्तलिफ बातें ज़र गर्दिश है, उनकी शख्सियत के हवाले से मुतनाज़ शख्सियत है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो 8-9 मई के वाक़यात के में वो कोई दर्जन भर केसों में मतलूब है, किसी में इश्तिहारी है। आज भी इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उनकी पेशी थी, लेकिन चूंकि उनके वालिद साहब फौत हुए थे तो उनके वकील ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। ये तो सिर्फ एक केस है। तकरीबन दर्जन के करीब जो मुझे मालूमात है पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में वो मुख्तलिफ केसों में मतलूब है। जी इसके साथ साथ बतौर शख्सियत जो है पार्टी के अंदर उनके हवाले से कुछ अच्छा तासुर नहीं है। और जो ग्रुपिंग की आप बात की कि जो मुख्तलिफ शख्सियात है वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनमें काबिल ज़िक्र जो है साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान जो पेशावर डिवीज़न के सदर भी हैं, और जी साथ ही साथ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बताए जा रहे हैं, शाहराम खान बताए जा रहे हैं जो साबिक वज़ीर रहे हैं। ये ग्रुप बताया जा रहा है कि ये अली अमीन की मुखालिफ है, लेकिन ये बातें दरूनी खाना ही हो रही है। जब बात आई कि पार्टी के साबिक चेयरमैन इमरान खान ने उनकी नामिनेशन की, नामजदगी की है, तो ना चाहते हुए भी, इख्तिलाफात रखते हुए भी बादल नाखास्ता जितने भी कायदीन थे उनको ये नाम कबूल करना पड़ रहा है। अगरचे मुझे पता है दरअन खाना जितनी भी हमारी बात हुई कुछ अच्छा तासुर नहीं है, नाराजगी भी है, और वो पार्टी साबिक चेयरमैन तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है, ठीक। लेकिन अलल ऐलान इसका इजहार नहीं किया जा रहा है, और उनको पब्लिक में वेलकम किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, अब पीटीआई के मामलात हैं उसको पीटीआई खुद देखेगी, लेकिन थोड़ा सा हम इलेक्शंस पे आते हैं। जेयूआई को इतना बड़ा सेटबैक मिला है, हमने देखा कि बल्दियाती इलेक्शंस में तो उन्होंने पेशावर जीत लिया, बाकी डिवीजन्स भी जीत लिए थे। इस सेटबैक का बुनियादी असबाब क्या है जेयूआई को? और फिर जमात इस्लामी पे भी कमेंट कीजिएगा कि जमात इस्लामी शायद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वाश आउट हो चुकी है केपीके से, जो केपीके में गढ़ समझा जाता था। असबाब क्या है दोनों बड़ी मजहबी जमातों को शिकस्त मिलना? देखिए, इसमें मजहबी जमातों के साथ साथ जो तीसरी बड़ी जमात है अवामी नेशनल पार्टी, वो भी तकरीबन वॉश आउट हो गई। एक नशिस्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उनको मिली है पेशावर से। जी इन तीनों जमातों का जो मसला मैं देख रहा हूँ कि वो इंतखाबी अमल जब शुरू हुआ तो ये तीनों जमातें, जमात इस्लामी तो खैर उस दौड़ में शामिल नहीं थी, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो कंफर्ट जोन में भी थी। ग्राउंड पर उनकी सरगर्मियां, इंतखाबी मुहिम उस तरह नज़र नहीं आ रहा था जिस तरह पीटीआई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए मुहिम चला रही थी। उनके बेशतर जो रहनुमा उम्मीदवार हैं वो तो या तो रूपोश थे या जेलों में थे या कई छुपे फिर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए कारकुनों ने मुहिम चलाई। डिजिटल सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। एक तासुर तो ये था कि भाई अवामी जी ये पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका नहीं मिला या नहीं दिया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह भरपूर अंदाज में पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम चलाई वो किसी जमात ने नहीं चलाई, और उसके लिए प्लेटफॉर्म जो वर्चुअल इस्तेमाल मुहिम किया की गया आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल वर्चुअल। वर्चुअल मुहिम, और ऐसी मुअस्सर तरीन मुहिम चलाई गई जी कि शायद बाकी जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी या जो दीगर जमातें वॉश आउट हो गई है, वो उस मुहिम से मीलों दूर थी। जी और इसको छोड़े अगर उन्होंने वर्चुअल मुहिम नहीं चलाई तो ग्राउंड पर भी जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जो जमातें हैं पीटीआई के अगेंस्ट, वो कोई बड़ा जलसा न कर सकी, बड़ी रैली नहीं निकाल सकी। बहुत से जो रहनुमा थे, अगर हम मौलाना फजल रहमान साहब को देखें, वो अपने आबाई हल्के में जलसे जुलूस आखिरी हफ्ते में उसने शुरू किया, अपना जलसा जी किया। सर अहमद वली खान को अगर हम देख ले तो वो भी अपने आबाई हल्के चारसदा में बैठे हुए थे, वहाँ पर काबिल मीटिंग और जलसे कर रहे थे। सर हक साहब को देखें तो अपने आबाई हल्के धीर को उसने फोकस किया हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि जितने भी कायदीन थे वो कंफर्ट जोन में थे, उनको या तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि इशारा मिला था, जी किसी ने वादा किया था। जी जी, या उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा सेटबैक भी आ सकता है। तारिक भाई साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, फिर हम आपसे एक और सवाल ज़रूर पूछेंगे कि ये जो नए मुंतखब वज़ीर आला होंगे, नाम अब तो नामज़द हैं, उनको चैलेंजेस क्या होंगे, केपीके में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, और फिर उनकी हिकमत अमली किस तरह की होनी चाहिए? मैं इस पर आपको ज़रूर मालूम करूँगा, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मुमताज़ तर्जुमेगार, कॉलमिस्ट और मुसन्निफ़ हैं।
ان سے ذرا وفاقی حکومت کے حوالے سے ان کا رائے لیں، پھر میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ سلمان صاحب پروگرام میں خوش آمدید سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سلمان صاحب، میاں نواز شریف اب بالکل ہی سیاست سے آؤٹ سمجھے ہم، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بیک سیٹ پہ جو ہے وہ رہنمائی دیتے رہیں گے شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو؟ دیکھیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو بیک سیٹ پہ بیٹھیں گے وہ جاتی عمرہ میں بیٹھیں گے یا لندن میں بیٹھیں گے۔ عام طور پہ تو خیال یہ ہے کہ وہ ابھی جلدی جو ہے لندن جائیں گے اور اپنے علاج کے حوالے سے، لیکن مسلم لیگ نون کا جو معاملہ ہے اب اس میں شہباز شریف فیکٹر بہت بڑھ جائے گا، اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں شہباز شریف کا جو پارٹی پہ کنٹرول ہے وہ اب وزیر اعظم بننے کے بعد بڑھ جائے گا۔ اگرچہ پنجاب میں مریم نواز بھی وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہے، اگر وہ وزیر اعلیٰ بنتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فیملی کی گرفت کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کا کنٹرول زیادہ ہوگا، اور مریم کی بھی جو کامیابی ہے اس کی ڈپینڈنسی وہ شہباز شریف کے اوپر ہی ہوگی۔ نواز شریف صاحب اب اتنا ایکٹیو رول پلے نہیں کریں گے جتنا ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب بیک بینچ پہ رہیں گے، ایڈوائزری کے طور پر ان کا رول لیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا میجر کنسرن جو ہوگا کہ ان کی بیٹی کے لیے راستے جو ہے وہ ہموار کیے جائیں، اور وہ شہباز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اپنی مریم نواز کو ایک کامیاب وزیر اعلیٰ کے طور پر پیش کریں۔ اچھا، تو آپ کو اب لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ بہت جلد لندن جانے کی اطلاع ملے گی ہمیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ فی الحال وقتی طور پہ تو وہ اپنے علاج کے چیک اپ کے حوالے سے باہر جا سکتے ہیں، جیسے ہی گورنمنٹ کی فارمیشن ہو جائے گی تو شاید وہ باہر چلے جائیں۔ سلمان صاحب، کیا ہم یہ سمجھیں کہ رات جو اعلان ہوا ہے کہ باپ، کاف لیگ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی JUI اب مائنس ہو چکی ہے، اب تک تو مائنس ہے، کیا یہ PDM 2 بنے گا؟ PDM حکومت کا فیز 2 سمجھا جائے اس کو؟ جی بالکل، اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ PTI تو اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن پہ بھی نہیں ہے، دوسرا وہ PMLN کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعاون بھی نہیں کرنا چاہتی، تو اس لیے یہ PDM کا ہی آپشن باقی رہ جاتا ہے، PMLN اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب یہ PDM پارٹ 2 ہے، اب یہ PDM پارٹ 1 تو ہم دیکھ چکے ہیں 17 ماہ کی حکومت، اب دیکھیں گے PDM پارٹ 2 جو ہے وہ پارٹ 1 سے کیسے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں اکانومی کے حوالے سے اس وقت جو آنے والی حکومت ہے، اور پھر یہ الیکشن کا بیگیج بھی ہوگا، الیکشن کی کریڈیبلٹی کے بھی بڑے مسائل نکل کر آئے ہیں، تو بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے۔ ہمیں اس حکومت سے، جو کمزور حکومت ہوگی، کولیشن بیسڈ گورنمنٹ ہوگی، اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے، میں دوبارہ پنجاب کی صورتحال پہ بھی آپ کا موقف لیں گے کہ مریم نواز کو کیا چیلنجز ہوں گی، اور مریم نواز کو جو سامنا ہوگا اتنی ٹف اپوزیشن کا، اس پہ اس کی حکمت عملی کیسی ہوگی۔ طارق وہی صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ اب بھلا علی امین گنڈا پور کے سامنے کیا بڑے چیلنجز ہوں گے جو آپ سمجھ رہے ہوں کہ 3-4 چیلنجز ہوں گے جو اس کو فوری طور پہ اس کو ہینڈل کرنا ہے یا اس کو سیٹل کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کو؟ دیکھیں اسد صاحب، جس ٹائپ کی شخصیت ہے علی امین گنڈا پور صاحب، وہ میرے خیال میں خود PTI کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا اچھا، کہ اس کو کس طرح آگے چلائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر KB کی بات کر لیں تو جو چیف ایگزیکٹو کا عہدہ اس کے پاس آ رہا ہے، اور پھر جو مسائل میں دیکھ رہا ہوں کہ 2013 کی جو قسط میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دہرائی جائے گی کہ جب خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی حکومت تھی اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور وہاں پر دھرنے ہو رہے تھے، اور وزیر اعلیٰ جو ہے یہاں پر ریلیوں کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد پر چڑھائی کرتے تھے۔ پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ وفاقی لیول پر جو ایک اور دیگر وفاقی لیول کے منصوبے یا ان کی میٹنگز ہوتی تھی تو اس میں وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا جاتا تھا، بیوروکریسی کو بلایا جاتا تھا۔ تو یہ کنفرنٹریشن جو ہے یہ اس تمام 4-5 سال کے دوران چلتی رہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں اس دفعہ شدت آئے گی۔ اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک، وہ ایک سلجھے ہوئے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرک سیاست دان تھے، وہ اگریسو بھی تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ معاملات کو چلانا جانتے تھے۔ اس وقت جو شخصیت سامنے آ رہی ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا۔ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے یا اپنی آئیڈینٹی یا جس طرح ان کی سیاست ہے وفاق کے خلاف، وہ تو اس ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہوگا وہ خیبر پختونخوا کو ہوگا، یہاں کے عوام کو ہوگا۔ اس وقت بھی خیبر پختونخوا جو ہے مالی مسائل سے دوچار ہے، نگران حکومت نے بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا ہے یہاں پر مالی امور کو، کوئی 400
अरब से ऊपर जो बकाया जाते वो वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे बकाया चले आ रहे हैं, जिनमें NFC अवार्ड के पैसे, नेट आइडल प्रॉफिट के मसाइल है, सैलाब ज़दगान के लिए पैसे थे। इस तरह बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे वाजिब अदा थे। निगरान हुकूमत उसके उसूल के लिए उन्होंने ख़त किताबत की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो जो माली बहरान खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश है, बहुत से इदारे इस तरह हैं कि उनको उनके मुलाजमीन को पैसे नहीं मिल रहे हैं। अस्पतालों के मुलाजमीन को पैसे अभी तक, ये महीना शुरू हो गया, उनको पैसे अभी तक उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, और इसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि माली बहरान दरपेश है, तनख्वाहों के पैसे भी नहीं है। तो एक बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी हुकूमत के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन जो हालात में देख रहा हूँ, जो खाका बन रहा है, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और बढ़ेंगे, यहाँ के अवाम के मसाइल और बढ़ेंगे, और जो मामलात वफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुतनाज़ चले आ रहे हैं वो मज़ीद गंभीर शक्ल इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक वली साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे KPK की सूरत हाल से हमें आगाह किया। सलमान आबिद साहब, आपको सर क्या लगता है कि इस मरतबा क्योंकि शहबाज शरीफ की जो पिछली 16 माह की हुकूमत थी उसमें कोई अपोजिशन थी ही नहीं, वन वे ट्रैफिक थी, और फिर राजा रियाज जैसी अपोजिशन के राजा रियाज तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनेंगे। तो इस मरतबा किस तरह की अपोजिशन का सामना होगा शहबाज शरीफ को? यकीनी तौर पर एक मजबूत अपोजिशन होगी PTI की सूरत में, और जितना PTI बूस्टअप हुई है इलेक्शन के नतीजे में, उतनी ज्यादा गर्मजोशी भी होगी अपोजिशन के अंदर। और फिर जो पाकिस्तान के इस वक्त के माशी हालात हैं, उसमें अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कोई लोगों को रिलीफ देने में नाकाम होती है और आने वाले हालात जो है माशी तौर पर ज्यादा मुश्किल पैदा होते हैं, तो उसके नतीजे में भी अपोजिशन को बहुत ज्यादा मौका मिलेगा कि वो हुकूमत को मुश्किल सूरत से दो चार करे। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन होगी। और अभी आप देखिएगा जब ये हुकूमत बन जाएगी तो इसको शुरू में तो इस इलेक्शन की रिगिंग के इश्यूज को ही डील करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा चैलेंज आएगा इस इलेक्शन के नताइज को, और PMLN की हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है उसकी एक्सेप्टेंस भी इतनी आसानी से नहीं होगी। तो सर यही सामना फिर तो पंजाब में भी होगा। मरियम नवाज को आप समझ रहे हैं कि उनको भी आसान जो मरकज में सलूक होना है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, उसी की रिफ्लेक्शन होगी पंजाब में। अगरचे पंजाब में नंबर गेम में तो बहुत अच्छी है PMLN, लेकिन उसके बावजूद जब मरकजी हुकूमत के ऊपर जब सेटबैक आएगा तो अल्टीमेटली उसका नजला जो है फिर पंजाब के अंदर भी गिरेगा। और मरियम नवाज की भी कामयाबी जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है शहबाज शरीफ की कामयाबी के साथ। शहबाज शरीफ अगर मरकज में परफॉर्म कर रहे होंगे, हालात उनके कंट्रोल में होंगे, तो इसका इम्पैक्ट पंजाब में पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज मरकज में जितनी परेशानी उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उतनी ही परेशानी फिर पंजाब की पॉलिटिक्स में भी आएगी। सलमान आबिद साहब, आप हमारे साथ रहिए, हम पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आपका मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सेनेटर गौस नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नियाज़ी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी अच्छा नियाज़ी साहब, अब मुस्लिम लीग नून पंजाब और के वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो है, मशरूती सही, लेकिन हुकूमत बनाने की पोजीशन में, लेकिन इस पर जो अपोजिशन होगी, आप समझ रहे हैं कि आपकी पार्टी उनको डील कर पाएगी, और क्या मज़ीद आज़ाद उम्मीदवार भी शमूलियत अख्तियार करेंगे, और जिनका तहरीक इंसाफ के साथ जिनके उनके साथ हमदर्दियाँ हैं या उनके सपोर्ट से वो जीत के आए हैं, और मज़ीद नंबर भी हैं आपके पास जो आपसे राब्ते में? जी कई से राब्ता है, लेकिन मैं ये कहूँ कि जिस वक्त जो पार्टी इस वक्त इत्तेहाद में हैं, मसलन मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, और MQM है, और IPP है, और हमारे पास टॉप पार्टी है, तो इनके ये अगर मिला के इनके वोट तकरीबन 2/3 बन जाते हैं। तो जब इतनी हुकूमत आपका नंबर इतना हो तो फिर अपोजिशन चाहे ज़ाहिर है हमने कानून साजी करनी होती है ना जी, तो कानून साजी कराना, ये बजट पास कराना कोई मसला नहीं होता इसमें। तो अपोजिशन ठीक है, स्ट्रांग होगी। वो पीछे पहले आप राजा रियाज का हवाला दे रहे थे, तो उस वक्त हम 2 वोटों की अक्सरियत से सिर्फ हमारा हुकूमत कायम थी ना। तो इस वक्त तो इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी में, तो जितनी भी स्ट्रांग अपोजिशन हो, और स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, जमहूरियत के लिए बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन का होना बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अपोजिशन कि पॉजिटिव उसका बिहेवियर होना चाहिए, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, ऐसी तनकीद होनी चाहिए जिसको मुल्क की फलाह के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए ऐसी होनी चाहिए। ऐसी जो पिछली अपोजिशन थी उसमें तो वो जिद बराए जिद मैं न मानने वाली वो थी कि ना हम खेलेंगे न खेलने देंगे, तो इस किस्म की वो अपोजिशन। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह मुझे लगता है कि शायद अपना तहरीक इंसाफ होगी सही, शायद फजल रहमान साहब भी हों। तो फजल रहमान साहब तो माशाल्लाह मंजर सियासतदान है,
पोजीशन करेंगे तो मेरे ख्याल में अच्छी पोजीशन करेंगे, और अच्छी पोजीशन तो अच्छा शगुन है, हम तो उसको वेलकम करेंगे, कोई हमारा भी मसला नहीं है, चाहे पंजाब हो चाहे वो। पंजाब में भी हम इंशाल्लाह इस वक्त अगर खवातीन और अकलियत सीटें मिला के हम 200 को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है ना, तो 186 से हमें चाहिए इसके लिए, तो कोई हमारे लिए मसला नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे। और लोगों को अच्छा, पंजाब में जो मेन मसला है वो गवर्नेंस का है, और इंशाल्लाह अच्छी गवर्नेंस होगी, मियां नवाज शरीफ साहब खुद पीछे बैठ के कंट्रोल करेंगे। नियाज़ी साहब, आपको और आपकी पार्टी को अंदाज़ा था कि पंजाब में इतनी बड़ी हवाले से सेटबैक मिलेगा? क्योंकि जो पहले दावे किए जा रहे थे वो तो ये थे कि 120 130 नशिस्तें आप 120 नशिस्त 110 से 120 नशिस्तें आप आराम से पंजाब से जीत सकते थे, लेकिन फिर वो नंबर पूरे नहीं हो पाए और बड़े बड़े मिसाल राना सनाउल्लाह को शिकस्त हुई, अपना साद रफ़ीक को शिकस्त हुई है, नवाज शरीफ साहब का इवन KPK का हल्का एक चला गया, तो और तो हल्के से मार्जिन से जीते हैं हमजा शहबाज और दीगर आपके उम्मीदवार। तो क्या ये अंदाज़ा था आपको कि इतना टफ मुकाबला मिलने वाला है? देखो, लाहौर शहर में था उसमें कि जो है ना मुकाबला सख्त होगा, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि कम से कम जितना भी कंपटीशन हमारे जो कौमी असम्बली में है वो 100 से अबव सीटें मिलेंगी, ये हमारा अंदाज़ा था, लेकिन उस अंदाजे से हमें कम सीटें मिली। वजह वो कुछ ज़ाहिर है एक PTI का रेला था जिसकी वजह से 2 सीटें कम, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह कंफर्टेबल पोजीशन में हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में तो हमारे 136-37 हैं, तो उसके लिए हुकूमत बनाने के लिए 149 चाहिए, तो अभी 15-20 हमारे पास साथ आ गया, हमारा फिगर जो है ना 155 और 60 के दरमियान है, 56-7, और अभी भी कुछ लोग रब्ता कर रहे हैं, तो अभी तो कुछ दिन हैं, इंशाल्लाह काफ़ी लोग आ जाएंगे और पंजाब में स्ट्रांग हुकूमत बनेगी, और अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तो अपोजिशन जब स्ट्रांग होगी तो अच्छा, तो उसको अच्छे शगुन समझते हैं, और पॉजिटिव चेकिंग, उसका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए। चले ठीक है। निज़ाम को जिस तरह माजी में रहा है कि जो पोजीशन थी वो मतलब निज़ाम को डिस्टेबलाइज कर रही थी, तो इसका ये पोजीशन जो है ना वो मुल्क के लिए खतरनाक है, जिससे हमारे माशी मसाइल हैं या दूसरे मसाइल हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई जिम्मेदार पोजीशन हो, और फिर हम उसको फेस भी करेंगे और बिल बैठ के इंशाल्लाह तमाम मसाइल को हल भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है और कल जो ऐलान हुआ है कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, ना वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, ना हम कोई और मज़ीद कोई और किसी ओहदे की ऑफ़र कबूल करेंगे, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस तमाम तर मामले में हैंड्स अप करेगी और मशरूत हुकूमत जो गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगी PMLN और दीगर पार्टियों की? ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जी सर, जैसे वाले सदर है, चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर की सीट है, वहाँ पर और गवर्नर की पोस्टें हैं, वहाँ उनको कोलेक्शन के हवाले से उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो बेहतर पोजीशन पे होंगे। और हो सकता है कि शुरू में पीपल्स पार्टी जो है मरकजी हुकूमत का वजारतों में हिस्सेदार ना बने, लेकिन आगे जाकर शायद वो वजारतों का हिस्सा बन सकती है, इसमें क्या मसला है? अब देखिए ऑप्शन क्या है, अगर पीपल्स पार्टी PMLN के साथ मिलकर सही तरीके से हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी तो ये हुकूमत नहीं कर सकेगी आगे, तो इसलिए फिर पीपल्स पार्टी को भी उसका नुकसान होगा, फिर नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए पीपल्स पार्टी के पास भी ऑप्शन है कि वो हर सूरत में PMLN की हुकूमत के साथ खड़े रहें और जितना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं उनसे वो गेन करने की कोशिश करें जो मरकज में। और इसी तरह सिंध के अंदर भी उनकी हुकूमत तो बड़ी वाज़ेह है, लेकिन उनको कराची में MCM के साथ अपने कोलिशंस को बिल्ड करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि इस दफा चीफ मिनिस्टर की लॉटरी जो है मुराद अली शाह साहब के पास निकलती है, फरियाल तालपुर पे निकलती है, नासिर हुसैन शाह पे निकलती है, ये कुछ 3-4 नाम गर्दिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जाती तौर पर इस दफा कोई लगता है चीफ मिनिस्टर बदलने का इरादा है, लेट्स सी कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन उनको भी पीपल्स पार्टी को भी सिंध में कोई इस वक्त बाकायदा कोई नंबर गेम की तो परेशानी नहीं है, ये तो बड़े मजबूत हुकूमत बनाने की पोजीशन पे है, लेकिन जो सियासी मामलात मरकज में चलेंगे उसका इम्पैक्ट फिर सूबे की सियासत पे भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया। ज्ञानचंद साहब ये के जॉइन कयो है पीपल्स पार्टी जो अगवा सेनेटर आहिनि, मरकज़ी अगवान आहिनि। ज्ञानचंद साहब, हाँ अवां अहम धुर आयो, अवां अहम पार्टी आयो, अगर अवां जो कंहिं भी पार्टी से ताल्लुक़ न होंदो तो शायद वो हुकूमत ठाहिण वारी पोजीशन में ना है, पर रात खां पोइ त हाणे सिनारियो वाज़े थी वियो आहे।
पीपल्स पार्टी छा थी सम्झे त हिन वक़्तु सियासत ऐं इंतख़ाब जेके चूंड जा नतीजा आया आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते मुल्क जा कहिड़ा वॾा मसइला आहिनि जेके हुकूमत खे ठाहिण खां पोइ फौरी तौर ते हल थियणु घुरिजनि या उन्हनि तरफ़ पेशरफ़ थियणु घुरिजे? ॾिसो, मुंहिंजे ख़्याल में वॾो मसइलो जेको हिन मुल्क खे हिन वक़्त में आहे उहो मुइशत जो आहे जी। ऐं जंहिं ते ॻाल्हि ॿोल बि शुरू थी चुकी आहे त चार्ट ऑफ इकोनॉमी जेका आहे उहा थियणु खपे। पीटीआई जॾहिं हुकूमत में हुई त पीपल्स पार्टी बि हुनखे ऑफर कई हुई, त नून लीग बि ऑफर कई हुई त असांखे अचो त गॾिजी वियूं ऐं चार्टर ऑफ इकोनॉमी कयूं। सो हिन वक़्त में वॾो मसइलो मुल्क खे जेको आहे उहो आहे मुल्क जी इकोनॉमी खे सहारो ॾियणु। जिन हालात मां, जिन बहराननि मां मुल्क गुज़रे पियो, उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इकोनॉमी जो आहे। सो पीपल्स पार्टी या जेके ॿियूं पार्टियूं पाण में गॾिजी वेठियूं आहिनि, यकीनन उन्हनि जी प्रायोरिटी ते इकोनॉमी ई आहे ऐं पॉलिटिकल क्राइसिस आहिनि, उन्हनि खे बि कंहिं नमूने सां अॻिते हल कजे। उनजे लाइ इहो आहे त जेकॾहिं पीटीआई वारा दोस्त उन नादानी खे छॾे, उन अन्ना ऐं फितनेबाज़ी खे छॾे वाकई डेमोक्रेटिक तरीक़े सां वेहनि था, ॻाल्हियूं कनि था ऐं हू चार्टर ऑफ इकोनॉमी में शामिलु थियनि था, त बि वेलकम करणु खपिजे ऐं आउं सम्झां थो त उनखे वेलकम कयो वेंदो। छाकाणि त पार्लियामेंट में जॾहिं उनजा पीटीआई जा सपोर्टेड माण्हू वेंदा त पार्लियामेंट जे अंदरि जंहिंखे बि मैंडेट आहे उनजे मैंडेट खे तस्लीम कंदे उन सां सलाह मसलत करणु इहो जमहूरियत जे लाइ हुस्न आहे। आउं सम्झां थो त पीपल्स पार्टी नून लीग बि इन मामले ते मैच्योर आहे ऐं हू हिकिड़ी टेबल ते वेहण लाइ तयारु हूंदा। इमरान ख़ान वांगुरु पंहिंजी अन्ना खे तरजीह न ॾींदा, पर मुल्क खे बहरान मां कढण जे एजेंडा खे तरजीह ॾींदा। सो इन क़िस्म जी जेका वाइज़ लीडरशिप आहे, एक्सपीरियंस लीडरशिप आहे, उहा मुल्क खे क्राइसिस मां कढंदी ऐं उहे सभु गॾिजी वेठा आहिनि। तव्हांखे लॻे थो पियो त पीपल्स पार्टी, पीटीआई ऐं नून लीग जी मतिलबु हुकूमत ऐं अपोजिशन जे विच में हिकु पुल वारो किरदारु अदा करे सघे थी पई, स्पेशली कई 2-3 इशूज़ आहिनि, मिसाल मैशत आहे या जेकी मुल्की सतह जा मामला आहिनि उन ते? ॾिसो, पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा पार्टी आहे जेको जमहूरी पार्टी बि आहे, उनखे हिकिड़ो वसी तजुर्बो बि आहे, उनजी लीडरशिप में उहा विज़डम बि आहे। सो पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी आहे जेका सभिनी पार्टियुनि खे गॾु विहारे बि सघे थी, मुख़्तलिफ़ एजेंडाउनि ते का कंसेंसस पैदा करे सघे थी, त गॾोगॾु हिन मुल्क खे बहराननि मां कढण जे लाइ को फार्मूलो वठी अची सघे थी जंहिं ते सभिनी खे राज़ी करे सघे। तो हिन वक़्त में तोड़े तव्हां माज़ी में ॾिसंदो त पीपल्स पार्टी हिन मामले ते साबित कयो आहे त पीपल्स पार्टी वटि उहा टीम मौजूदु आहे, उहा लीडरशिप मौजूदु आहे ऐं उहा वाइज़नेस मौजूदु आहे। ज्ञान साहब, हाणे MQM छाकाणि त वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो थियणु पई वञे ऐं उते पीपल्स पार्टी बि गॾु वेठी आहे, MQM जूं तमामु घणियूं सीटूं आहिनि सिंध असेंबली में बि, त पोइ छा MQM खे सिंध हुकूमत में बि ऑफर थींदी त उहो सिंध हुकूमत में बि पंहिंजी शराकतदारी या हिसेदारी ज़ाहिर करे या हिसेदारी उनखे ॾिनी वञे? ॾिसो, MQM जो रवैयो जेको रहियो आहे उहो हिन मुल्क जे शहरी वारो हिन सिंध जे धरती सां जेको हुननि जो तस्बाणू रवैयो आहे उन ते तहफ़ुज़ात सॼी सिंध जे माण्हुनि खे आहिनि, पीपल्स पार्टी खे बि आहिनि। बाक़ी हू हिकिड़े तबिके जी नुमाइंदगी कनि था, हू सीटूं खटिया आहिनि, हुननि वटि मैंडेट मौजूदु आहे। उन मैंडेट खे तस्लीम पीपल्स पार्टी अॻे बि कयो आहे। जॾहिं ही दहशतगर्दी में मुलस हूंदा तॾहिं बि हुननि खे मेन स्ट्रीम में अचण जे लाइ पीपल्स पार्टी हुननि जे मैंडेट खे सचो कूड़ो हुन खां छॾे करे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट जे अंदरि हुननि खे इज़त ॾिनी, कैबिनेट में बि खयो। पर हू ब्लैकमेलिंग वारी हुननि सियासत कई आहे, हुननि दहशतगर्दी वारी सियासत कई आहे, उन माहौल मां अञा ताईं मुकमल निकिरी न सघिया आहिनि। सो जेकॾहिं हू बि हथ वधाईंदा ऐं हू चाहींदा त असीं गवर्नमेंट में गॾिजी वेही मुल्क जे मसाइल खे, सिंध जी तरक़ी खे तरजीह ॾियूं त पीपल्स पार्टी हुननि खे वेलकम चवंदी, पीपल्स पार्टी जी हिकिड़ी वसी दिल जो मुज़ाहिरो कंदी ऐं हुननि खे बि पाण सां गॾु खणी वेंदी। JUI मौलाना सदाईं पीपल्स पार्टी जो सहकारी रहियो आहे, हिन भेरे उहो अपोजिशन में वेहण जो फ़ैसिलो करे पियो, त छा पीपल्स पार्टी हिन हवाले सां मौक़िफ़ कहिड़ो थी रखे? त पीपल्स पार्टी चाहे थी पई त JUI बि हुकूमत जो हिसो थिए या भले हिन भेरे भला अपोजिशन में वेही पंहिंजो अपोजिशन जो किरदारु अदा करे? मौलाना साहब,
पीपल्स पार्टी तो कोशिश कंदी त जेके बि धुरियूं आहिनि, उहे वॾियूं धुरियूं आहिनि, नंढियूं धुरियूं आहिनि, जेके बि धुरियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी खे एतमाद में वठी ऐं हिन मुल्क जे क्राइसिस खे मुंहुं ॾिजे, हिन मुल्क खे क्राइसिस मां कढिजे। उनजे लाइ इलेक्शन खां अॻु में बि नेशनल गवर्नमेंट जूं ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं ऐं हाणे बि जेको माहौल आहे उनमें सभई पार्टियूं गॾिजी विहनि, नेशनल गवर्नमेंट टाइप हिकिड़ी ठहे या घटि में घटि जेका गवर्नमेंट ठहे उनखे हिकिड़ी एजेंडा ॾिनी वञे, जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो चऊं था उहो ॾिनो वञे ऐं उन ते अमल कंदे हू अॻिते वधे। छाकाणि त हिन वक़्त में हुकूमत वठणु बि मुंहिंजे ख़्याल में एॾो को सवलो मामिलो कोन्हे जेतिरो हिन जी इकोनॉमी खे सुधारण जे लाइ चैलेंज आहे। सो उनजे मुल्क खे जेके दरपेश चैलेंज आहिनि उन्हनि खे पॉलिटिकल पार्टीज़ ई उन चैलेंजिस मां ॿाहिरि कढी सघनि थियूं ऐं यकीनन हाणे जेके PP ऐं नून लीग या ॿिनि पार्टियुनि जे विच में हुकूमत साज़ी लाइ ॻाल्हियूं पियूं थियनि, उहे उन्हनि चैलेंजनि खे ॾिसंदे वाइसंदे क़बूल कंदे क़बूल पियूं कनि त असीं हुकूमत ठाहींदासीं, मुल्क खे बहरान में कढण जे लाइ ठाहींदासीं। छाकाणि त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी नून लीग गॾिजी हुकूमत न पियूं ठाहिनि त मुल्क वरी हिकिड़े ॿिए बहरान तरफ़ धिकजे पियो। उन बहरान खां मुल्क खे बचाइणो आहे, हुकूमत जी तरजीह कोन्हे जेतिरो बहरान मां निकिरण तरजीह आहे। वॾी महिरबानी ज्ञानचंद साहब, गौस नियाज़ी साहब, सलमान आबिद साहब, तारिक वही साहब, ऐं टियोंनि महिमाननि जी वॾी महिरबानी। हाणे मुल्क जा के मसइला आहिनि, ही हिकु वॾियूं पार्टियूं आहिनि, इन्हनि इहो तइनि कयो आहे त मुल्क खे मसइलनि मां कढणो आहे। हुकूमत ठाहिण खां पोइ जेको मुआशी मामिलो आहे उनखे सभ खां अॻु में एड्रेस करिणो आहे ऐं उनखे हल करण लाइ अॻिते क़दम वधाइणो। हाणे ॾिसणो आहे त हीअ हुकूमत जेके पार्टियूं हुकूमत ठाहिनि पियूं उहे हिन हवाले सां केतिरियूं कामयाबियूं थियनि ऐं उन्हनि जे हिसे में छा पियो अचे, वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पई पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।